be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना की विजिट पे गए थे तो सब ये सोच रहे थे कि हमें क्या आउटकम वहां से देखने को मिलेंगे, और खासकर जो यूएस ईरान वॉर चल रही है उसके एवज में। और जैसे ही वो चाइना की विजिट से आते हैं तो एक और ऑपरेशन का अनाउंसमेंट करते हैं जिसका नाम है स्लेज हैमर, जहां साफ साफ ये अंदेशा दिख रहा है, एक्सपर्ट्स भी उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे दोबारा से अमेरिका यानी यूएस ईरान के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन प्लान कर सकता है। अब जब पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अनाउंसमेंट किया गया था कि हम इजराइल के साथ में मिलके ये स्ट्राइक्स करेंगे, और शायद यूएस और इजराइल ने यही सोचा था कि ईरान से जो भी हमें बातें मनवानी है वो हम सारी बातें मनवा पाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अगेन अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने वेनेजुला से कंपेयर किया होगा उस टाइम पे, बट हाँ, अंडर एस्टिमेट तो जरूर किया। और उनके पास में उस टाइम न्यूक्लियर वेपन था या नहीं था वो तो वही जानते हैं, बट एक स्ट्रेटेजिक वेपन था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसका क्राइसिस आप और मैं सब फील कर रहे हैं। और जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का एंड हुआ, जब उन्होंने कहा कि अब मैं इसको पॉज करता हूं क्योंकि अप्रैल में यूएस और ईरान एक सीजफायर एग्रीमेंट तक पहुंच चुके थे कि अब हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और जो भी पीस प्रपोजल्स आ रहे हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन किसी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान बना रहे होंगे कि वो दोबारा से आके ऐसे अटैक करेंगे, जहां पे उनके लिए सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। एक तरफ मिड टर्म इलेक्शन अप्रोच कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें ईरान वॉर कैसे सॉल्व करनी है, ईरान वॉर को कैसे खत्म करना है, वो चीज वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। और फिर उसके ऊपर सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं, साथ साथ में ये भी एक एआई इमेज पोस्ट करते हैं जहां पे वो खुद को दिखा रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड देन उसके बाद में यूएस के नेवी एडमिरल है, फिर ईरानियन शिप्स हैं, वो कैसे संक कर रही हैं। और कहा, और ये चेतावनी दी ईरान को कि हम बहुत बुरा टाइम देखना मिल सकता है ईरान को अगर वो पीस डील को प्रपोज नहीं करते। बट आप एक चीज सोचिए, ईरान डायरेक्टली हो, चाहे से जो कन्फ्लिक्ट हमें मिडल ईस्ट में देखने को मिल रहा हो, या इनडायरेक्टली हो, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिसकी वजह से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत परेशानी हो रही है। और अब जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से, खासकर आप यूएस में गैस के प्राइसेस, गैसोलीन के प्राइसेस देखेंगे, तो ईरान वॉर से पहले जहां पे $3 प्रति गैलन रुपीस में आप गैस खरीद पा रहे थे, अब उसमें 50% का इजाफा हो चुका है। यानी नाउ द रेट इज $4.50 पर गैलन। और उस पे आता है एक और साइबर अटैक, और वो साइबर अटैक अब मजबूर कर रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरीके से हम पैनिक को रोकें जो मासेस अभी फील कर रही हैं, खासकर अमेरिका के अंदर। हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम भी उसकी हीट को फील कर रहे हैं, बट अमेरिकन के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस साइबर अटैक की मैं बात कर रहा हूं, उस साइबर अटैक में ये हुआ है, हालांकि अभी तक इनके पास में पुख्ता क्लेम भी नहीं है, ना कोई एविडेंसेस हैं कि ये कह सके कि ईरान इस साइबर अटैक के पीछे है, और उसके पीछे कारण क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आर्टिकल्स ये पब्लिश हुए कि किस तरीके से एक साइबर अटैक अमेरिका का जो फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हिट करता है, उसको टारगेट करता है। और सबसे पहली बात, ये रिपोर्ट मेंशन की गई थी सीएनएन के अंदर, जहां पे आर्टिकल पब्लिश हुआ, हैकर्स हैव ब्रीच्ड टैंक रीडर्स एट यूएस गैस स्टेशन, ऑफिशियल सस्पेक्ट ईरान इज रिस्पॉन्सिबल। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे काफी सारे मीडिया हाउसेस इसको कवर करते हैं, लेकिन अभी हम ट्रम्प की चाइना विजिट, ऑपरेशन स्लैज हैमर, क्या राइवल पोस्ट हैं, क्या कंडीशंस हैं, उनके बारे में ही बात कर रहे थे। बट इस न्यूज के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, बट मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर दूंगा। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, और उन 50 स्टेट्स में अलग अलग जगह आपको गैस स्टेशन या फ्यूल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे हर एक कंट्री में होता है। आप भारत में देख लीजिए, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग शहर हैं, अलग अलग शहरों में आपको फ्यूल टैंक्स और ये आपके खासकर जो फ्यूल डिपोज हैं वो आप देख सकते हैं, जहां पे अपनी कार बाइक्स लेके जाते हैं और आप फ्यूल भराते हैं। तो होता क्या है कि जब आपने किसी भी फ्यूल स्टेशन को देखा होगा, तो अंडरग्राउंड वो फ्यूल को डिपॉजिट करते हैं, और वहां पे जो जमीन के जस्ट नीचे जो फ्यूल डिपोज होते हैं, आप कह सकते हैं फ्यूल टैंक्स होते हैं, उसके अंदर फ्यूल होता है, और वहां से फ्यूल फिर सप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम अपने कार और बाइक्स में फ्यूल भरवा पाते हैं। और उसके लिए एक कंप्यूटर स्क्रीन भी होती है, जो कंप्यूटर स्क्रीन ये बताती है कि फ्यूल टैंक्स में कितना फ्यूल है, कितनी हमारी जरूरत है, हमें कैसे एक रेगुलर और सप्लाई को मेंटेन करना है। अब इस अटैक के दौरान हुआ ये कि जो मॉनिटरिंग स्क्रीन्स हैं उनको हैक कर लिया जाता है। यानी फ्यूल टैंक के अंदर जो डेटा है, मान लीजिए फ्यूल टैंक के अंदर 80% अभी भी फ्यूल टैंक भरा हुआ है, 20% की कमी है, लेकिन वो स्क्रीन पे ऐसे दिखाया जा रहा है कि शायद 10% और 20% ही बचा है। उसकी वजह से जो वहां के मैनेजर्स हैं उनके अंदर केओस आता है, और वो केओस फिर पैनिक भी क्रिएट कर सकता है। तो हुआ ये कि इन मॉनिटरिंग स्क्रीन्स को ईरान ने हैक किया इस साइबर अटैक के द्वारा, और इन
इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है ऑटोमेटिक टैंक गॉज, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कि इन फ्यूल टैंक्स में कितना फ्यूल है, कैसे हम सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग हो जिससे पैनिक क्रिएट ना हो। और खासकर जब धीरे-धीरे गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस का थोड़ा बहुत हीट अमेरिका भी फील कर रहा है, चाहे से आप डिप्लोमैटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, किसी भी एंगल वाइज अगर आप बात करें। अब ऑफिशियल का सबसे पहला अगर कोई सस्पेक्ट है तो वो ईरान है, खासकर इस यूएस ईरान वॉर के अंदर। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मतलब कैसे हो गया? मतलब ऐसा कैसे हो गया कि यूएस का इतना एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल है, उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम इतने पावरफुल हैं, तो मतलब इतनी आसानी से किसी ने कैसे हैक कर लिया? उस चीज़ को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब मैं इन मॉनिटरिंग सिस्टम्स की बात करता हूँ, तो ये इंटरनेट पे तो हैं, लेकिन इनके पास में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाली जैसी फैसिलिटी नहीं है। बहुत आसानी से इनको ब्रेक कर लिया जाता है और यही चीज़ बताई गई और इसी वजह से एक्सपर्ट्स बहुत चिंता में हैं कि ठीक है, अभी तो हमको फ्यूल टैंक की रीडिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन मानिए फ्यूल टैंक में हमें लीक देखने को मिलता है, एक्चुअली में रियलिटी में लीक हो रहा है, लेकिन वो मॉनिटरिंग सिस्टम हमें नहीं दिखा रहा। तो ये कितना बड़ा डैमेज या डेडली इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है इसकी वजह से। और अगर आपको लग रहा है कि फ्यूल स्टेशन का एक्सेस लेके हैक करके ये कोई छोटी बात है, तो आप उसका इम्पैक्ट देखिए। जहां पे हम ये बोलते हैं कि क्रूड ऑयल इतना महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमने कहा है कि हम उतना क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे और कर भी रहे हैं, तो जिसकी वजह से पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और खासकर हर एक सेक्टर पे इंपैक्ट आएगा। ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा, लॉजिस्टिक पे आएगा, बिज़नेसेस पे आएगा, डेली लाइफ पे आएगा और वही इंपैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से पैनिक बहुत ज़्यादा हो सकता है और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा पैनिक होगा। मैं मासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है ये बहुत छोटा-मोटा इंसिडेंट है, बिल्कुल भी ये छोटा-मोटा इंसिडेंट नहीं है। अब आगे ये समझना पड़ेगा कि एक्सपर्ट्स चिंता में क्यों हैं और किस तरीके से सिचुएशन आज के टाइम पे अनफोल्ड हो रही है। कैसे ये हैकर्स एआई का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये सारे सिस्टम्स को हैक कर पाते हैं और इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी और आज के टाइम पे यूएस ईरान वॉर किस तरफ बढ़ रही है उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जीएस एंड सीसैट क्रैश कोर्स एट जस्ट ₹1। तो अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, आपको जस्ट गो थ्रू करना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एंग्जायटी बहुत ज़्यादा है, आप इस क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हैं ₹1 में और गो थ्रू कर सकते हैं अपने वीक पॉइंट से या फिर एक मैराथन के फॉर्म में आप क्रैश कोर्स के टाइप 6-7 दिनों में रिविजिट कर सकते हैं और ब्रश अप करके 24 मई को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए कि इन्वेस्टिगेटर्स को क्यों लगता है कि ईरान इसके पीछे है। पहली चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि ईरान ने ये पहली बार किया है। बार-बार ईरान के ऊपर सवाल उठे हैं कि ईरान ऐसी चीज़ें पहले भी करता हुआ आया है। पहले भी वो फ्यूल सिस्टम को टारगेट किया है और ख़ासकर जब से ये ईरान वॉर शुरू हुई है, तब से आप देखेंगे कि तेहरान लिंक जो हैंकर्स हैं या हैकर्स हैं, उन्होंने पहले भी काफ़ी बार यूएस के जो ऑयल और गैस या वाटर साइट्स हैं, वहाँ पे डिसरप्शन किया है। वहाँ पे कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सिस्टम्स को हैक किया गया है और जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर जो कि एक मेजर यूएस मेडिकल डिवाइस मेकर है, उसमें भी काफ़ी बार शिपिंग डिलेज़ देखने को मिले होंगे और आप सबको याद होगा जब एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल के चैट्स भी, प्राइवेट चैट्स भी लीक कर दिए थे। और एक चीज़ जो मैंने पहले भी कवर की थी 1 महीने पहले कि कैसे ईरान के एक ईरान बैक्ड या तेहरान लिंक्ड हैकर्स हंडाला ग्रुप है, उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा यूएस मरीन के पर्सनल डेटा को शेयर कर दिया था या लीक कर दिया था कि आप अभी मिडिल ईस्ट में कहाँ तैनात हैं जिससे हम आपको टारगेट कर सकते हैं। और सिर्फ उनकी लोकेशन ही नहीं, उनकी फैमिली कहाँ रहती है, उनकी फैमिली में कौन-कौन से लोग हैं, कैसे इनको प्रेशराइज़ किया जा सकता है, यहाँ तक वो पहुँच गए थे। तो आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जो लेयरिंग एक्टिविटीज़ है, सिर्फ ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली भी अटैक कर रहा है, जो बहुत बड़ी मुसीबत यूएस के लिए बन चुकी है। लेकिन आज के टाइम पे कैसे एआई का इस्तेमाल हो रहा है? कैसे इन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये साइबर अटैक्स और फुल प्रूफ बन पाएँ? और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि ईरान को क्यों शक के घेरे में लिया जा रहा है, वो तो यूएस ईरान वॉर की वजह से है। बट ईरान एक्चुअली में ये कर रहा है उसके लिए प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब भी आप ऐसे हैकिंग करते हैं तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी इरेज़ हो जाती है, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास में कोई भी एविडेंस नहीं होता जिससे आप ये प्रूफ कर पाएँ कि एक्चुअली में ये ईरान ने किया है। और जहाँ तक बात है एआई की इन साइबर अटैक्स में, तो यहाँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक है रिकॉनेसेंस और दूसरा है फिशिंग। अगर आप कोई भी ऐसा अटैक लॉन्च कर रहे हैं तो उससे पहले आप निगरानी रखेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो रिकॉनेसेंस के तहत आता है। और फिशिंग में आप क्या करते हैं, आप फेक ईमेल्स, मैसेजेस इस तरीके से चीज़ें करते हैं जिससे आपको पासवर्ड मिल जाए, आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाए और एक बार वो एक्सेस आपके हाथ में आया,
तो आप जिस सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, उस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें इस केस में भी देखने को मिली है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, वा साफ-साफ वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान बहुत ज़्यादा जल्दी भी और एफिशिएंटली बहुत खतरनाक ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना रहा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है, हमारे सिस्टम में घुस सकता है। और अगर ऐसा होता है और अगर अलग-अलग डिपार्टमेंट में ईरान कर पाता है, तो ये यूएस के लिए बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अभी तो यूएई के प्लांट पे भी मतलब यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे भी अटैक किया गया है। हालाँकि नाम नहीं लिए गए हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, हर एक एस्पेक्ट से। और जहाँ तक बात है यूएस और ईरान वॉर की, तो जो बार-बार कंडीशंस पुट फॉरवर्ड की जा रही हैं, वो साफ-साफ यही दर्शाती हैं कि दोनों देशों के गोल अलग हैं। और अगर मान लीजिए किसी टॉपिक पे वो आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अपने प्रपोज़ल भी रख रहे हैं, पॉइंट भी रख रहे हैं, तो दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब कहीं पे भी आपको सहमति देखने को नहीं मिलती। और इसीलिए अब यूएस ने दोबारा से ऐसी 5 कंडीशन रख दी हैं, जो शायद ईरान नहीं करेगा, और ईरान ने जो कंडीशन रख दी है, वो यूएस नहीं करेगा। जहाँ पे एक तरफ यूएस ने साफ-साफ ये बोला कि हम कोई भी कंपेंसेशन पे नहीं करेंगे, जो अमेरिकन पॉलिसीज़ रही हैं या जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं, उसके प्रति कोई कंपेंसेशन नहीं होगा। खासकर जो आपके पास में 400 केजी से भी ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, आप हमको हैंडओवर कर दो। आपको लगता है ईरान मानेगा कि हाँ, हम हैंडओवर कर जाएँ, जहाँ पे आप पहले प्लान बना रहे थे कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस 400 केजी ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम को। तीसरा, उन्होंने बोला कि सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी ही वहाँ एक्टिव रहेगी। चौथा, जो ईरानियन एसेट्स हैं, हम उनको रिलीज़ नहीं करेंगे, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं नेगोशिएशन से लिंक्ड, उनके ऊपर बातचीत करनी ज़रूरी है। और वहीं पे आपको भी पता है ये चीज़ें नहीं होने वाली। और सीधा-सीधा ईरान भी साफ-साफ ये कहता है कि अगर आप सीज़फायर की बात कर रहे हो, तो पहली कंडीशन ये है, सीज़फायर हर फ्रंट पे होगा, चाहे से वो लेबनान हो, वहाँ पे भी। जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो हटाए जाएँगे। हमारे एसेट्स को फ्रीज़ किया ज जो हमारे एसेट्स को फ्रीज़ कर रखा है, उसको आपको रिलीज़ करना होगा। और जो इस वॉर के दौरान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, उसके कंपनसेशन आपको देना होगा। और यही चीज़ बार-बार कह रहे हैं। और ईरान के जो आर्म स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि ये जो बार-बार ये बात करते रहते हैं ना कि डिप्लोमेसी, पीस एंड ऑल, ये सिर्फ एक छलावा है, एक डिल्यूजन है। ये पहले भी करते हुए आए हैं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ये दिखाना है कि हम डिप्लोमेसी की राह जानते हैं, लेकिन इसके पीछे वो प्लान कर रहे होते हैं एक ऐसा मिलिट्री एक्शन, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप खुद अनाउंसमेंट कर चुके हैं, ऑपरेशन स्लेज हैमर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे सिनेरियो को लेके? आपको क्या लगता है कि किस तरीके की सिचुएशन आगे बढ़ने वाली है? और अगेन, ये जो पूरा वॉर है आगे और एस्केलेट करेगा और पूरा वर्ल्ड इसकी भरपाई करेगा। अब देखते हैं कहाँ तक बात जाती है, क्या लिमिट होती है, और उसकी चीज़ें तो आप भी फ़ील कर रहे हैं, हम भी फ़ील कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।